अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, चैप्टर नंबर 6 में। तो बेटा, जैसे कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, अपना नंबर बढ़ाते हैं सेल्स का, इंडिविजुअल्स का, इसी तरह बैक्टीरिया भी अपनी ग्रोथ करता है, अपनी डेवलपमेंट करता है, अपना नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाता है। चूँकि ये यूनिसेलुलर है तो एक ही सेल पूरा ऑर्गेनिज्म है, तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ाता है या नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाता है, एक ही बात है, बिकॉज यूनिसेलुलर है। तो आज हमने मेरा बेटा देखना ये है कि ये कैसे ग्रोथ करता है या कैसे रिप्रोड्यूस करता है। जैसे कि पिछली क्लासेस में आपने बहुत सारे तरीके पढ़े होंगे प्रोकैरियोट्स के डिवाइड होने के और यूकैरियोट्स के डिवाइड होने के। तो चूँकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो मेरा बेटा आपको याद होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में ज़्यादातर मैक्सिमम और जितने भी प्रोकैरियोट हैं उनमें ज़्यादातर जो होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। मेरे बेटा आपको थोड़ा सा डिफरेंस जो है एसेक्सुअल और सेक्सुअल का ज़हन में रखना होगा। अब थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो ज़हन में आ जाएगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम उसको कहते थे जिसमें फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गमीट्स नहीं होती, यानी जिसमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, जस्ट एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है और उसके सेल्स से, अगर हम मल्टीसेलुलर में बात करें तो उसके टिश्यूज़ से या उसके न्यूक्लियस से हम नया जानदार बना सकते हैं। जबकि जो यूकैरियोट्स हैं उनमें बहुत रेयर है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, अदरवाइज नेचुरल तौर पे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होती है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होती है, ऑकर होती है, यानी गैमीट्स पहले बनते हैं मेल एंड फीमेल, फिर वो आपस में फ्यूज़ होते हैं, जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है और डेवलपमेंट के सारे प्रोसेस चलते हैं। तो इतना फ़र्क है मेरा बेटा एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो अब चूंकि हम प्रोकैरियोट की बात करने लगे तो प्रोकैरियोट को हम कह रहे हैं कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है। इसका मतलब इसमें फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होगी, ना ही जाइगोट बनेगा ना एम्ब्रियो बनेगा, यानी लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होगा, सिंपल सा प्रोसेस होगा। वो हम स्टार्ट लेते हैं। तो जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में, उसमें नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल को बढ़ाना ग्रोथ कहलाता है। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो उसकी डेफिनेट सी बात है ग्रोथ होगी, कॉलोनी बनेगी। और ये जो अभी जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल जो बढ़ता है वो बढ़ता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो बेटा अभी जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमीट है और ओनली वन एनिमल या ओनली वन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसमें फ्यूजन नहीं होगी, जाइगोट नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा, सिंपल प्रोसेस होगा। लेकिन अगर आपको याद हो, आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काफ़ी सारे तरीके पढ़े होंगे। उसमें बडिंग भी आता है, उसमें फ्रेगमेंटेशन भी आता है, उसमें बाइनरी फिशन भी आता है, उसमें स्पोर फार्मेशन भी आता है, कुनीडिया फार्मेशन भी आता है, बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो फिर ये कौन से वाले से बढ़ता है? ये यानी जो बैक्टीरिया है ये ज़्यादातर बाइनरी फिशन से बढ़ता है, बाइनरी फिशन से। तो मेरा बेटा वर्ड ज़हन में रखिएगा, बाइनरी फिशन। अगर आपको याद हो या पता हो तो बाइनरी वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं? दो के लिए, टू के लिए, टू। और फिशन से मुराद है ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, टूटना। इसका मतलब ये हुआ कि बाइनरी फिशन जो है वो ऐसा प्रोसेस है जिससे एक बैक्टीरियल सेल दो में टूट जाता है, दो में अलग-अलग हो जाता है, यानी एक जो बैक्टीरियल सेल है वो दो डॉटर सेल बना देता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं बाइनरी फिशन। ये जो दो डॉटर सेल्स बनते हैं ये किस तरीके कार से बनते हैं, इसमें स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व हैं, ये हमने पीछे नीचे जो है ना वो डिस्कस किए हुए हैं, लिखे हुए हैं। अब उसमें पहला प्रोसेस या पहला स्टेप है सेल इनलार्ज, सेल इनलार्जमेंट। तो मेरा बेटा अगर आपको हमारा दूसरे ऑर्गेनिजम्स का या एनिमल्स का याद हो तो उसमें जब हम सेल डिवीजन करवाते हैं तो सबसे पहले आता है इंटरफेज। इंटरफेज में हमारे पास G1 फेज, G2 फेज, G0 फेज जो नॉन ग्रोथ का होता है और S फेज आता है। ये तीनों फेज क्या करवाते थे? ये करवाते थे उस सेल इनलार्जमेंट। सेल बड़ा होता है, वो अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। तो यूँ समझे इसका जो इंटरफेस है वो यहाँ पे ये दो पहले वाले हिस्से हैं जिसमें सेल अपने आप को पहले इनलार्ज करता है, बड़ा करता है, ताकि वो अपने आप को प्रिपेयर कर ले इस चीज़ के लिए कि वो डिवाइड होने जा रहा है।
दूसरा उसमें फिर क्रोमोसोम डुप्लीकेट होगा। ये मेरा बेटा हमने पहले भी तकरीबन तमाम तरह की रिप्रोडक्शन में पढ़ा है कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म ने डबल होना है, अपना डॉटर सेल प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए उसको अपना डीएनए डबल करना पड़ेगा ताकि एक कॉपी जो है वो डॉटर सेल को दी जा सके और एक कॉपी खुद अपने पास रखी जा सके। तो फिर मेरा बेटा क्या होता है कि अगले स्टेप में क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाता है। एक ही क्रोमोसोम है, इसके पास हमने पढ़ा था हैप्लाइड होता है, तो एक क्रोमोसोम जो है ना वो दो हिस्से कर लेता है। अब ये भी हैप्लाइड है, ये भी हैप्लाइड, आप इसको डिप्लॉइड नहीं कहेंगे, दोनों अलग-अलग हो गए और दोनों हैप्लाइड हैं। अब अगला जो स्टेप आता है पिंचिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर मेरा बेटा आपको स्ट्रक्चर ज़हन में हो बैक्टीरिया की, तो हमने यहाँ पे जब स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी तो उसमें हमने बनाया था डिवीजन सेप्टम। वो जो डिवीजन सेप्टम है वो एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ, इनवर्ड की तरफ था, और सेल वॉल उसके ऊपर थी, वो बाद में पिंच होती है। पिंच होने से मुराद होता है दबना अंदर की तरफ। तो मेरा बेटा यहाँ पे जो सबसे पहली बात होती है डिप्लीकेशन के बाद, वह है पिंचिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पिंच हो गई इनवर्ड, ताकि वो डिवाइड की तरफ चला जाए, और सेल वॉल अभी वैसे ही खड़ी है। अभी ये जो मैंने ऊपर ब्लू में बनाई है, ये उसकी सेल वॉल है। सेल वॉल अभी नहीं नीचे आएगी, वो नहीं पिंच करेगी, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंच करेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब पिंच कर गई, फिर क्या होगा, न्यूक्लियर मटेरियल इक्वली डिवाइड हो जाएगा दोनों साइडों पे। एक सेल में एक हैप्लाइड क्रोमोसोम चला जाएगा, दूसरे में दूसरा हैप्लाइड क्रोमोसोम चला जाएगा। तो दो सेल अलग-अलग अपना अपना क्रोमोसोम लेके तो सेपरेट होने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। अब जाके जब पिंचिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इनवर्ड की तरफ एक्सट्रीम हो गई, ज़्यादा हो गई है, तो इसके साथ ही फॉलो करेगी इसको सेल वॉल, और वो भी पिंच कर देगी। जब सेल वॉल पिंच करेगी तो ये आखिरी मरहला होगा डिवीजन का, और इसके पिंच होने के साथ ही एक जो पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल में चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से ये दो में चेंज हो गया। तो ये मेरा बेटा सारे का सारा प्रोसेस है एक बैक्टीरिया के दो में चेंज होने का, जिसमें हमने 4 स्टेप डिस्कस किए। पहले सेल इनलार्ज होता है, फिर क्रोमोसोम डुप्लीकेट होता है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंच होती है, इसके बाद सेल वॉल पिंच होती है। जब दोनों पिंच हो जाती हैं, न्यूक्लियर मटेरियल दोनों सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो एक सेल दो डॉटर सेल में सेपरेट हो जाता है। इस तरह ये बाइनरी फिशन का जो प्रोसेस है वो तरतीब पाता है। और जो इसमें ये जो प्रोसेस है इसको बार बार रिपीट किया जाता है, बार बार रिपीट किया जाता है। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड होता है उतना ही ज़्यादा वो इसको क्रिएट करता रहता है। जितना ज़्यादा उसको जो इन्वायरमेंट है वो फेवरेबल मिलता है, उतना ही ज़्यादा वो रिप्रोड्यूस करता है, उतने नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाता है। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें जनरेशन टाइम की, यानी ये जो इतना सारा प्रोसेस होता है ये कितने मिनट में होता है, या कितनी देर लेता है एक बैक्टीरियम दो बैक्टीरिया में चेंज होने को, तो उसको हम कहते हैं जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम से मेरा बेटा क्या मुराद है, जनरेशन नस्ल को कहते हैं, एक नस्ल को, यानी एक नस्ल से नई नस्ल बनने तक का जितना टाइम इंटरवल या वक्फा होगा, टाइम होगा, वो होगा जनरेशन टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एफर्ट्स की यानी इंसेक्ट्स की बात करें, तो इंसेक्ट जो है वो जिसमें के बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें कि वो 7 डेज़ या 21 डेज़ का भी उनमें होता है, कि 7-8 दिन का या 21 दिन वाले भी कुछ होते हैं, कि उतनी उससे अगली नस्ल पैदा होती है वो मर जाते हैं। वो होगा इनका जो है वो टाइम स्पैन या जनरेशन टाइम, यानी टाइम इंटरवल, वक़्त का वो वक्फा, अंटल दी कंप्लीशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, जो नई जनरेशन के बनने तक आएगा, वो टाइम का वक्फा जो एक जनरेशन के प्रोड्यूस होके नई जनरेशन के प्रोड्यूस होने तक आएगा, वो कहलाएगा जनरेशन टाइम। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ मैंने लिखा, बैक्टीरिया में जनरल तौर पे जो जनरल कहा जाता है वो ये है कि ये 20 मिनट से लेके 60 मिनट्स के दरमियान 1 से 2 में चेंज हो जाता है। मतलब एक बैक्टीरिया पैदा हुआ और उसने जब अपने जैसा नया बैक्टीरिया पैदा करना है, उसके खुद के पैदा होने से लेके अपनी नस्ल पैदा करने तक का जो वक्फा है वो होगा जनरेशन टाइम। मिसाल के तौर पर अभी एक बैक्टीरिया हमने प्रोड्यूस करवाया, जैसे ये अभी हमने करवाया, ये बैक्टीरिया अगर 20 मिनट में अगले 2 में चेंज हो जाता है तो इसका जनरेशन टाइम क्या होगा मेरा बेटा, 20 मिनट। ठीक है जी। तो ये एक एवरेज लेवल मैंने आपको लिख के दिया कि एवरेज तौर पे
एक बैक्टीरिया कम से कम 20 मिनट में और ज़्यादा से ज़्यादा 60 मिनट में 2 में चेंज हो जाता है, ये उसका जनरेशन टाइम है। फिर इनमें फिर एक्सेप्शंस भी आती हैं। कई दफ़ा हर एक स्पीशीज़ में, हर एक जानवर में कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल होता है, यानी कोई ना कोई जानवर ऐसा होता है जो उसके एवरेज लाइफ स्पैन से ज़्यादा या कम पे रहता है। इसी तरह इसमें भी है, जैसे हम पहले सारे टॉपिक्स में डिस्कस करते हैं तो इसमें भी करेंगे कि जो स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट जनरेशन टाइम है बैक्टीरिया में वो है वेब्रियो का। वेब्रियो मेरा बेटा आपको अगर याद हो तो हमने स्पाइरल में पढ़ा था, 3 किस्में पढ़ी थी उसकी शेप्स में, जिसको हम कह रहे थे कोकस, बेसिलस और स्पाइरल। स्पाइरल में हमने एक उसकी जो टाइप थी वेब्रियो पढ़ी थी। वो जो वेब्रियो है ना वो 9.8 मिनट में, यानी नियर अबाउट पौने 10 मिनट के अंदर अंदर 1 से 2 में चेंज हो जाता है। ये 20 मिनट से भी कम का टाइम है। तो ये शॉर्टेस्ट जनरेशन टाइम है बैक्टीरिया का जो वेब्रियो का है, 9.8 मिनट्स का। और इसी तरह फिर अगर हम लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट की बात करें तो लॉन्गेस्ट जो जनरेशन टाइम है वो माइकोप्लाज्मा लेप्री का है, एम लेप्री जिसको हम कहते हैं। एम लेप्री 14 दिन लेता है 1 से 2 में चेंज होने को। तो ये मेरा बेटा 2 एक्सेप्शंस आ गई जो उस एवरेज से अलग जा रही हैं। एवरेज तौर पे यानी मोस्टली ज़्यादातर जितने भी बैक्टीरिया हैं वो 20 से 60 मिनट के अंदर अंदर रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। और ये जो है ये छोटे वाला जो सबसे स्मॉलेस्ट जनरेशन टाइम वेब्रियो का है ये उस एक्सेप्शन से नीचे है कि 9.8 मिनट में कर लेता है, जबकि लॉन्गेस्ट वाला एम लेप्री जो है वो 14 डेज में करता है। तो ये थोड़ी एक्सेप्शन भी है उसमें। तो यहाँ तक ये बात होगी जनरेशन टाइम की और उसके जो स्टेप्स थे उनकी। अब हमने उसकी ग्रोथ जनरेशन के बाद यूँ समझे पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करनी कि उस ग्रोथ के फेजेस कौन से हैं। इसमें मेरा बेटा कर्व भी बनाई जाती है जिसको आप कहते हो ग्रोथ कर्व। स्पेस कम होने की वजह से कर्व मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा, आपको उसके स्टेप्स बना के बता रहा हूँ। उसमें हम कहते हैं कि जी हमारे पास पहला जो फेज आता है वो होता है लैग फेज। लैग का मतलब है मेरा बेटा शुरू वाला या पहला। तो लैग फेज वो फेज है जिसमें अभी कोई ग्रोथ नहीं हो रही होती, नो ग्रोथ। इसमें फिर क्या काम करता है बैक्टीरिया, इसमें अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर डिवीजन। जैसे अभी मैं हमारी माइटोसिस की बात कर रहा था, सेल डिवीजन की बात कर रहा था कि उसमें जो हमारा इंटरफेज आता है ना तो पहले समझा जाता था उसको भी कि वो नो ग्रोथ फेज है, लेकिन वो रैपिड ग्रोथ है कि उसमें सेल अपने अंदर एंजाइम्स बनवाता है, अपने आप को बड़ा करता है, एनर्जी जमा करता है डिवीजन के लिए। तो उसी तरह इसमें भी वो कहता है अब हम यहाँ पे ग्रोथ कह रहे हैं इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल को, दैट इज वाई हम कह रहे हैं कि यहाँ पे नो ग्रोथ हो रही है, यानी नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ रहा, सेल वहीं पे एक ही है, लेकिन उस अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, वो जो एंजाइम्स या वो जो चीज़ें उसको ज़रूरी होंगी, रिक्वायर्ड होंगी डिवीजन के लिए वो तैयार करवा रहा है पहले फेज में, जिसको हम कहते हैं लैग फेज या शुरू वाला फेज। तो इस वक्त वो ग्रोथ यानी नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ा रहा, सिर्फ अपने आप को तैयार कर रहा है डिवाइड होने के लिए। फिर उसके बाद आता है जी दूसरा लेवल जिसको या दूसरा फेज जिसको हम कहते हैं लॉग फेज। लॉग फेज मेरा बेटा कहते हैं तेज वाला यानी तेजी से ग्रोथ करवाने वाला। तो अब जो लॉग फेज है ये रैपिड ग्रोथ करवाएगा, डिवाइड एट एक्सपोनेंटल रेट, बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ना। एक्सपोनेंटल रेट को हम कहते हैं ज्यादा तादाद में बढ़ना। तो ये ज्यादा तादाद में बढ़ना शुरू कर देता है, तेजी से नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और वो जो कर्व की मैं बात कर रहा हूं वो कर्व अपलिफ्ट हो जाती है, ऊपर को उठ जाती है, तो उसको आप कहते हो लॉग फेज। इसके बाद जो तीसरा फेज आता है उसको आप कहते हैं स्टेशनरी फेज। तो जैसे मेरा बेटा आपको पता होगा स्टेशनरी साकन को, रुके हुए को या बराबर को कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये ऐसा फेज है जिसमें डेथ रेट और जो ग्रोथ रेट है वो इक्वल हो जाएगा। जब मेरा बेटा डेथ और ग्रोथ रेट इक्वल होगा तो इसका मतलब ये एक्विलिब्रियम डायनामिक एक्विलिब्रियम है। अगर आपको याद हो डायनामिक एक्विलिब्रियम में क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में बराबर हो जाते हैं, रिएक्शन हो रहा होता है लेकिन हमें लगता है कि वो रुक गया। एंड इसी तरह ये है कि जितने बैक्टीरिया मर रहे होते हैं उतने बैक्टीरिया पैदा हो रहे होते हैं,
लेकिन हमें लग रहा होता है कि ये स्टेशनरी है और इसलिए हम इस फेज को कहते हैं स्टेशनरी फेज की। इसमें नंबर ऑफ सेल्स जो है ना, कॉलोनी बढ़ा नहीं रहा, ये पॉपुलेशन बढ़ा नहीं रहा, पॉपुलेशन को कांस्टेंट रख रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 100 बैक्टीरिया थे, 100 में से एक 20 मिनट के अंदर 10 बैक्टीरिया मर गए और 10 ही नए पैदा हो गए, तो वो 10 रिप्लेस हुए हैं। यानी अगर 10 मरे थे तो 90 हो गए थे, 10 ही प्रोड्यूस हुए तो फिर 100 हो गए, यानी 100 का नंबर हमारे पास मेंटेन रहा, तो उसको हम कहेंगे स्टेशनरी फेज। और स्टेशनरी फेज इसलिए कहेंगे क्योंकि डेथ रेट और ग्रोथ रेट इक्वल होगा। यानी अगर आप 50-50 भी कर लें तो कहेंगे कि अगर 50% डेथ हो रही है और 50% फिर ग्रोथ हो रही है तो इक्वल आ रहा है, ठीक है नहीं। फिर इसके बाद हम कहते हैं कि जी हमारे पास जो चौथा फेज आता है वो है डेथ या डिक्लाइन फेज। कौन सा फेज मेरा बेटा? डेथ या डिक्लाइन। डिक्लाइन किसको कहते हैं? किसी चीज की कमी को, किसी चीज के नंबर को कम हो जाने को डिक्लाइन कहते हैं, नीचे आ जाने को डिक्लाइन कहते हैं। साथ हमने एक्सप्लेन के लिए डेथ भी लिख लिया, इसको डेथ फेज भी कहते हैं। डेथ फेज क्यों कहते हैं? बिकॉज डेथ रेट इज मोर देन ग्रोथ रेट। अब ग्रोथ रेट की निस्बत डेथ रेट ज्यादा हो जाएगा। जब ग्रोथ रेट कम होगा, डेथ रेट ज्यादा होगा, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? कम। यानी लोग मर ज्यादा रहे हों, पैदा कम हो रहे हो, तो पॉपुलेशन दुनिया की क्या होगी? डिक्रीज होगी। और अगर मर कम रहे हों और पैदा ज्यादा हो रहे हो तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा। एंड उसी तरह ये है कि डेथ रेट यहाँ पे ज्यादा होगा, इसलिए ग्रोथ रेट कम होगा, और दोनों जब ऑपोजिट आ जाएंगे कि ग्रोथ कम हो रही, डेथ ज्यादा हो रही, तो बैक्टीरिया स्टार्ट डाइंग, यहाँ पे बैक्टीरिया मर रहा है, खत्म हो रहा है, उसका नंबर कम हो रहा है। अब इसमें वही उसने कर्व में भी आपको दिखाया होगा कि पहले जो कर्व है बिल्कुल यूं आ जाती है स्ट्रेट, कि उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, वो नंबर नहीं बढ़ा रहा। इसको ये जो है ये नंबर 1 फेज था हमारे पास, लैग फेज। उसके बाद जैसे ही लॉग फेज आता है, लॉग फेज में क्या हुआ? कर्व ऊपर को जा रही होगी, आप देखें तो यूं, ये दूसरा स्टेप है हमारे पास, लॉग फेज, रैपिड ग्रोथ हो जाती है। फिर स्टेशनरी फेज आता है। स्टेशनरी फेज में भला क्या होता है? स्टेशनरी फेज बिल्कुल सीधा यूं कर्व आपको नजर आएगी इस तरह, तीसरे में, कि इसमें जितनी ग्रोथ हो रही है उतनी डेथ हो रही है, वो बराबर है। जबकि अगर आप डिक्लाइन फेज को देखेंगे तो फौरन कर्व आपको शार्पली नीचे आना शुरू होगी, यहाँ पे नजर आएगी, ये डिक्लाइन फेज है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया कम हो रहा है। तो ये यहाँ तक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया जो है हमने डिस्कस की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें वो बहुत कम है, माइटोसिस और जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट होती है, यानी ये मेटिंग प्रोसेस बहुत कम देता है। लेकिन अगर जैसे हमने पिलाई देखा था और बोला था कि पिलाई जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या मेटिंग करवाता है, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं कि अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करवाते हैं, और वो जो एक्सचेंज होता है सेक्स पिलाई से होता है, वही जो पिलाई हमने फ्लैजेला के साथ पढ़े थे स्ट्रक्चर में, और वो प्रोसेस कहलाता है कॉन्जुगेशन, जिसमें 1 डोनर बैक्टीरिया जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल डोनेट करता है दूसरे एक्सेप्टर या रिसिपिएंट बैक्टीरिया को। और चूंकि ये जो दे रहा होता है इसके ऊपर हम समझते हैं कि इसके पास एक खास किस्म का प्लाज्मिड है, एफ प्लाज्मिड, जिसके पास वो होता है उसको हम कहते हैं एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिसके पास नहीं होता उसको हम कहते हैं एफ नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जो एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो अपना वो स्पेशल जो जेनेटिक मटेरियल वाला प्लाज्मिड है वो सेक्स पिलाई को अटैच करवा के एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बना के अपने से दूसरे में डोनेट कर देता है। चूंकि ये टाइप लग रही है ऐसे कि जैसे सेक्सुअल की हो, तो इसलिए हम इसको सेक्सुअल पे ही लिखते हैं, लेकिन कॉन्जुगेशन का नाम देते हैं, रिप्रोडक्शन का या सेक्सुअल मेटिंग का नाम नहीं देते। जस्ट कॉन्जुगेशन कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक दूसरे से मिल रहा है और अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे को दे रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक मेरा बेटा हमारे एक बात आज की कंप्लीट हुई और वो थी रिप्रोडक्शन और ग्रोथ वाली। और हमने कहा कि जो ग्रोथ या रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में वो एसेक्सुअली होती है, और ग्रोथ कहते हैं किसको है? नंबर ऑफ सेल बढ़ाने को, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल को। और काफ़ी सारे तरीके हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जैसे कि बर्डिंग हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया और बाइनरी फिशन हो गया। तो उन सब में से ये एक ही तरीका अपनाता है और वो है बाइनरी फिशन वाला। बाइनरी का मतलब है 2, फिशन का मतलब है ब्रेक डाउन। बाइनरी फिशन से मुराद है एक बैक्टीरिया का 2 में टूट जाना।
तो जो डिवीजन है बैक्टीरियल सेल की 2 डॉटर सेल में वो बेनिफिकेशन कहलाएगी। इसके स्टेप्स है मेरा बेटा 4, वो हमने देखे। पहले स्टेप में क्या होता है, नॉर्मल बैक्टीरिया से बैक्टीरिया इनलार्ज हो जाता है, सेल को बढ़ा लेता है। जैसे ही उसका साइज बढ़ता है अब वो इस काबिल हो गया कि वो डुप्लीकेट कर सके। अब क्या करता है, अगले ही स्टेप में क्रोमोसोम को डुप्लीकेट कर लेता है, यानी डबल कर लेता है। 2 क्रोमोसोम हो जाते हैं, एक क्रोमोसोम उसने खुद रखना है और एक डॉटर सेल को देना होता है, इस तरह। और अगर वो दोनों ही अगर डॉटर सेल बन रहे तो इसका मतलब दोनों में पूरा इक्वल जेनेटिक मटेरियल देना होता है। इसके बाद अगले स्टेप में हमने कहा कि सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंच करती है, इनवर्ड अंदर की तरफ दबती है। इसको फॉलो करते हुए फिर सेल वॉल जो है वो भी पिंच करती है। जब सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों इकट्ठी पिंच करती हैं तो गहरी हो जाती है फरो लाइनेज, और फिर वो उसको 2 में चेंज कर देता है, तोड़ देता है। अब इस तरह बाइनरी फिशन होती है। ये प्रोसेस बार बार रिपीट किया जाता है, जितना ज़्यादा तादाद में चाहिए होते हैं बैक्टीरिया उतना ही रिपीट किया जाता है। फिर उसके बाद हमने कहा कि इसमें इतने टूटने में जो वक्त लगता है उसको क्या कहते हैं। 1 से 2 बनने में जितना वक्त लगता है उसको हम कहते हैं जनरेशन टाइम, यानी टाइम इंटरवल, वक्त का वो वक्फा जो बैक्टीरिया के खुद पैदा होने से लेके अपनी औलाद पैदा करने तक का होता है उसको हम कहते हैं जनरेशन टाइम। और इसमें जो जनरेशन टाइम है वो एवरेज के तौर पे 20 मिनट से लेके 60 मिनट का होता है कि एक बैक्टीरिया 20 मिनट में टूट सकता है, मैक्सिमम 60 मिनट लग सकते हैं 1 से 2 बनने में। लेकिन हमने इसमें पढ़ा कि एक्सेप्शन भी होती है, कुछ इसको फॉलो नहीं भी करते। जैसे कि एक है वाइब्रियो जिसको हमने पढ़ा था स्पाइरल में कि उसका जो स्मॉलेस्ट ड्यूरेशन टाइम है वो 9.8 मिनट में, तकरीबन पौने के 10 मिनट है कि उसके अंदर वो 1 से 2 में चेंज हो जाता है। जबकि जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन टाइम है माइकोप्लाज्मा लेप्री का है जो 14 दिन लेता है 1 से 2 में चेंज होने को। ये दोनों एक्सेप्शंस हैं, बाकी तमाम के तमाम बैक्टीरिया 20 से 60 मिनट के अंदर अंदर 1 से 2 हो जाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जब उसकी कॉलोनी बन गई है, बनना शुरू हो गई है, तो उसमें ग्रोथ के फेजेस क्या हैं, कितने फेजेस से गुजर के उसकी पॉपुलेशन बढ़ती है, वो थी फेजेस ऑफ ग्रोथ। फेजेस ऑफ ग्रोथ में हमने 4 फेज पढ़े। पहला फेज मेरा बेटा होता है लैग फेज, जिसमें कि वो अभी अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है डिवीजन के लिए। दूसरा फेज होता है लॉग फेज, तेज वाला, जिसमें रैपिड ग्रोथ होती है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ता है तादाद में एक्सपोनेंशियल रेट पे। फिर स्टेशनरी फेज आता है। स्टेशनरी फेज में क्या होता है, डेथ रेट और ग्रोथ रेट दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी अगर 10 बैक्टीरिया मरे तो 10 ही नए बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ सेल ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, बराबर रह रहा है, तो इसको हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। 50-50 भी इसको कहते हैं। सो डेथ या डिक्लाइन फेज कौन सा होगा, जिसमें डेथ रेट ज्यादा होगा ग्रोथ रेट की निस्बत। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बैक्टीरिया मरना शुरू हो गए, उनकी जो पॉपुलेशन है वो खत्म हो रही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक्चुअल में इसमें एब्सेंट होती है और माइटोसिस भी एब्सेंट होती है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो सेक्स पिलाई को यूज करते हुए कॉन्जुगेशन वाले प्रोसेस से एक्सचेंज करवाते हैं कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया का अपना जेनेटिक मटेरियल दे देता है, जिससे नए कॉम्बिनेशन बनते हैं और उनके लिए ये बहुत जो है ना अच्छी चीज़ है कि वो अपने अंदर रेसिस्टेंट जीन जो है वो बना लेते हैं। यहाँ तक एक टॉपिक हमारा आज का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो छोटा सा टॉपिक हमने साथ डिस्कस करना है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। अब हमने ये पढ़ना है कि बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट क्यों है, किस तरह है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो मेरा बेटा जैसे मैंने पहले आपको बताया था, इंपॉर्टेंस में दोनों चीज़ें आती हैं, उसके फ़ायदे भी उसके नुकसान भी, कि वो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है और कितना ज़्यादा वो हार्मफुल है, दोनों चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। तो जो बैक्टीरिया है उसमें एक तो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, एक इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। जो इकोलॉजिकल या इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है उसमें हम ये पहले वाली इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, इसको हम कहते हैं कि ये माहौल में किस तरह एडजस्ट करता है खुद को, इकोलॉजिकली किस तरह अपने आप को एडजस्ट करता है। उसके मुताबिक हम कहते हैं कि इसमें 3 ऐसी अडाप्टेशंस हैं, 3 ऐसी खसूसियात हैं जिनकी वजह से ये माहौल में खुद को एडजस्ट कर लेता है। पहली क्या है, हाईली अडाप्टेबल, ये तकरीबन तमाम तरह के एनवायरनमेंट में खुद को अडाप्ट कर लेता है। ये इंसान के अंदर भी रह सकता है, ये जानवरों दूसरे जानवरों के अंदर भी रह सकता है, प्लांट के अंदर भी रह सकता है, ठंडी जगहों पर भी रह सकता है, गर्म जगहों पर भी रह सकता है, हवा में भी रह सकता है, सॉइल में भी, वाटर में भी, ईच एंड एवरीवेयर, हर जगह पे बैक्टीरिया मौजूद होता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हाईली अडॉप्टेबल, के इकोलॉजिकली ये बहुत ज़्यादा जगहों पे रह सकता है। दूसरी जो इसकी खसूसियत है वो ये है कि ये डिकम्पोजिशन करता है। इकोलॉजिकली माहौल को साफ करने के लिए क्या चीज़ चाहिए हमें, जो डेड मटेरियल है मेरा बेटा वो फुल स्मेलिंग प्रोड्यूस करता है, हमारे पास जगह कम कर देता है, नए इंडिविजुअल्स के लिए जो प्लेस है वो कम हो जाती है।
नई आने वाली जनरेशन को अपने लिए जगह चाहिए, हैबिटेट चाहिए। अगर पहले वाली जनरेशन जो डेड या डिकेड मैटर वहां पड़ा होगा तो उसको हैबिटेट नहीं मिलेगा। उसको हैबिटेट देने के लिए क्या चाहिए, पुराने जो मटेरियल है उसको डिके कर दें। फिर मेरा बेटा न्यूट्रेंट साइकिल में न्यूट्रेंट बनवाने के लिए क्या चाहिए, डेड मटेरियल जो है उसको तोड़ के उसमें से जितने भी न्यूट्रेंट है वापस सॉइल को दिए जाए ताकि सॉइल उसको दोबारा से फूड में चेंज कर सके। ये काम भी यही करवाता है। ये हमारे माहौल को साफ रखने के लिए माहौल दोस्त के तौर पे काम करता है कि ये डिकम्पोजिशन करता है, यानी ये डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक मैटर को और प्रिवेंट करता है अकामुलेशन ऑफ डेड मेटाबोलाइट्स वेस्ट। ये जो वेस्ट हैं इनको वो जमा नहीं होने देता, इनको खत्म करता है और इस तरह ये डिकम्पोज करके ऑर्गेनिक मटेरियल को खुराक में चेंज करता है। तो इसकी एग्जांपल है बैसिलस सबटिलिस। दूसरी मिसाल जो रिसाइकलिंग में हम कहते हैं तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंप्लीशन ऑफ साइकिल में, न्यूट्रिएंट साइकिल में। न्यूट्रिएंट साइकिल में हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन साइकिल है, उसके अलावा हमारे पास फास्फोरस साइकिल है, उसके अलावा हमारे पास कार्बन साइकिल है। इन तमाम साइकिल्स को कंप्लीट करवाने के लिए बैक्टीरिया अपना अहम किरदार अदा करता है। जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल है उसमें अजूटोबैक्टर आता है, सूडोमोनास आता है, बहुत सारे आते हैं, वो सारे तकरीबन सियानोबैक्टीरिया के अंदर आते हैं। तो सियानोबैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया है जो रिसाइकलिंग करवाता है सारे साइकिल्स की। अब अगर हम इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस देखें कि इकोनॉमी के हिसाब से ये कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, हम इसको अपनी इकोनॉमी में मौशियत में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें ये दो तरह के होते हैं, एक बेनिफिशियल और एक हार्मफुल। बेनिफिशियल जो है फायदेमंद बैक्टीरिया, उनमें कौन कौन आता है, उनमें जो आते हैं वो ये हैं कि एक तो ये फूड प्रोडक्शन में हमारी बहुत हेल्प करता है, हम इसको फूड प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो हमारे पास है एसिटोबैक्टर एसिटी, ये चॉकलेट बनाने में इस्तेमाल होता है। चॉकलेट्स जो आमतौर पे लोगों को बहुत पसंद होती हैं, उसमें ये बैक्टीरिया उसको चॉकलेट को फ्लेवर देने में और उनको बनाने में अहम किरदार अदा करता है। फिर लैक्टोबैसिलस है जो फर्मेंटेशन करवाता है। मेरा बेटा फर्मेंटेशन से क्या क्या बनता है, योगर्ट, दही, पनीर, चीज़ और इस तरह के मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनवाता है लैक्टोबैसिलस। जबकि अगर आप वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स की बात करें तो बहुत सारी बेतहाशा एंटीबायोटिक्स इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं जो बैक्टीरिया को यूज़ करके बनाई गई हैं। जैसे बेट्रासीन है, इसको बैसिलस सबटिलिस जो है उससे बनाया गया है। इसी तरह दवाइयां हैं, ड्रग्स जो हम यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स के तौर पे, उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है और इस तरह की और बहुत सारी दवाइयां हैं जो बैक्टीरिया से बनती हैं। दैट इज़ वाई बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल है। सबसे ज़्यादा जो इसकी अहमियत है बैक्टीरिया की वो बायोटेक्नोलॉजी में। मेरा बेटा ये जो आजकल हम वैक्सीन की रट लगाए हुए रहते हैं, ये जो हम वैक्सीन्स बनवाते हैं, ये जो हम एंटीबायोटिक्स बनवाते हैं, उन सब की जो ओरिजिन है वो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है कि उसको प्लाज्मिड को हमने यूज़ करके सबसे पहले प्लाज्मिड को स्टडी किया गया था और देखा गया था कि ये बैक्टीरिया क्यों और किस तरह एंटीबायोटिक्स के असर को ज़ायल करता है। तो पता चल गया था कि वहाँ से क्या क्या कम्बिनेशन होते हैं और इसके पास वो जो प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए, वो निकाल के उसके अंदर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल के तो उससे जैसे इंसुलिन बनवाई थी, हम इंसुलिन बनवा सकते हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन बना सकते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बना सकते हैं। ये सारे हार्मोन्स हम इसका प्लाज्मिड यूज़ करके बायोटेक्नोलॉजी में तो फिर हम बना लेते हैं। इसके बाद इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स किसको कहते हैं, जो इसके नुकसान आते हैं। तो मेरा बेटा ये फूड स्पाइलेज के लिए सबसे ज़्यादा इसी का जो है ना वर्क है। 50% फूड स्पाइलेज या वेजिटेबल स्पाइलेज उसके गलने सड़ने में इसका काम है। तो ये 50% दुनिया की जो सब्जियां हैं और फूड है उसको गलाने सड़ाने का रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि लैक्टोबैसिलस है, ये हमारे दूध को खट्टा करने के लिए होता है। सूडोमोनास है, ये बिल्कुल उसी में आता है। तो ये दोनों मिल के फूड स्पाइलेज करवाते हैं। दूसरी जो इसकी हार्मफुल इफेक्ट है वो है प्लांट पैथोजन। ये जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनमें भी बीमारियां फैलाने का बायस है। जैसे कि इसमें एग्रोबैक्टीरियम आता है या फाइटोप्लाज्मा आता है। ये दोनों प्लांट्स में बीमारी फैलाते हैं, उनकी यील्ड कम कर देते हैं, उनकी रेजिस्टेंट कम कर देते हैं और यूं उनका जो है ना वो खात्मा कर देते हैं प्लांट्स का। इसके बाद अगर हम देखें एनिमल्स में या स्पेसिफिकली ह्यूमन पैथोजेंस में, तो एनिमल्स के लिए और ख़ासकर इंसानों के लिए तो सबसे ज़्यादा बीमारियां फैलाने वाला बैक्टीरिया ही है।
कॉमन पैथोजिन है हमारा। पैथोजिन अगर आपको याद हो तो बेटा हमने कहा था उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो बैक्टीरिया जो बीमारियां फैलाता है। तो ये कॉमन पैथोजिन है हमारा, और इसकी 100 to 200 स्पीशीज ऐसी हैं जो इंसान में बीमारियां फैलाती है। मिसाल के तौर पे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई हो गया और स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस हो गया, ये सारे ऐसे हैं कि जो इसमें बीमारियां फैलाते हैं। तो ये मेरा बेटा अगला हमारा टॉपिक था जिसमें हमने उसकी इंपॉर्टेंस में डिस्कस किया इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल। इकोलॉजिकल में उसकी अडाप्टेशन और रिसाइकलिंग डिकम्पोजिशन हमने डिस्कस की। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में हमने बताया बेनिफिशियल कौन से हैं और हार्मफुल कौन से हैं। बेनिफिशियल में हमने फूड प्रोडक्शन, वैक्सीन, बायोटेक्नोलॉजी, ड्रग्स में उनके नाम देखे और उनसे बनने वाली प्रोडक्ट्स देखी। हार्मफुल में हमने देखा कि स्पॉइलेज ऑफ फूड कितनी करवाता है और कौन कौन करवाता है। प्लांट पैथोजन की एग्जांपल मैंने आपको दी। ह्यूमंस में बीमारियां फैलाने वाले जो है उनकी नंबर ऑफ स्पीशीज बताया और उनकी एग्जांपल दी। इसको आपने अच्छे से देखना है, एक बार रिवाइज करना है ताकि ज़हन में बैठ जाए। शुक्रिया।